नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग घटनाचक्र पूर्वावलोकन को चर्चा लेकर आए देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोग पॉलिटी पॉलिटी और जियोग्राफी वाले सेगमेंट देख रहे हैं। पॉलिटी में दोस्तों अब तक हमारा हाई कोर्ट तक कंप्लीट हो चुका है, शुरुआत से लेकर हाई कोर्ट तक कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा टॉपिक है केंद्र संबंध। साथ ही दोस्तों, जो आपका ज्योग्राफी वाला सेगमेंट है, ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में आपका भारत के जो तटीय क्षेत्र है, तटीय मैदान है, उसका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फौहा तंत्र। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं केंद्र राज्य संबंध के बारे में आखिर क्या है। दोस्तों, जो केंद्र राज्य संबंध है, भारत में 3 प्रकार के संबंध है। कौन कौन सा? एक संबंध है आपका विधायी संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में। कौन सा है? एक है विधायी संबंध। दूसरा होता है आपका प्रशासनिक संबंध। कौन सा? प्रशासनिक संबंध। और तीसरा होता है आपका वित्तीय संबंध। कौन सा होता है? वित्तीय संबंध। ठीक है, अब देखते हैं किस संबंध को कैसे हम डिफाइन करते हैं और कहां पर किसका उल्लेख है, क्योंकि केंद्र राज्य संबंध के बहुत जरूरी होता है आपको पढ़ने के लिए, और आपके एग्जाम में बार बार ये पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, देखते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन है। ठीक है, कहाँ कहाँ है? भाग 11 और 12 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान कहां पर है, उसका क्या आंसर होगा? भाग 11 और 12 में। कहां पर, किस अनुच्छेद से? भाग 11 में 245 लेकर 255 के बीच में है, जहां केंद्र राज्य संबंधों के विधायी प्रावधान है। यानी जो विधायी संबंध है केंद्र और राज्य के बीच में, उसका उल्लेख कहां है? भाग 11 में। किस अनुच्छेद से? 245 से लेकर 255 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। 245 के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके भाग के लिए विधि बना सकती है। यानी संसद को यह पूरा राइट है कि पूरे भारत क्षेत्र में क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। यानी जो विधानमंडल है वो अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कानून बना सकता है। ठीक, फिर लिखा गया है 247 में क्या लिखा गया है? संसद को अधिकार है कि वह संघ सूची के विषय में के संदर्भ में अधिक से अच्छे प्रशासन है तो अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है। यानी ये कह रहा है कि जो संघ सूची के अंतर्गत क्या कोई विषय हो, उसके संदर्भ में क्या कर सकते हैं? अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां। कौन कौन सा? संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। अगर पूछ लिया जाए, चूंकि आपने पढ़ा होगा 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची अगर आपने दोस्तों ने पढ़ा होगा, जिसमें लिखा गया है क्या? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत लिखा गया है 3 संबंध। कौन से होते हैं? 7वीं 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? इसमें देखिएगा, एक होता है संघ सूची, दूसरी होती है राज सूची, दूसरी होती है समवर्ती सूची और तीसरी होती है राज सूची। ठीक है, संघ सूची में जो कानून बनाया जाता है किसका अधिकार है? संसद बना सकती है। राज्य सूची में राज्य विधानमंडल बना सकती है, जिसे राज्य कहते हैं, राज्य बना सकता है। और समवर्ती सूची में दोनों ही मिला बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की सूची आपकी बांटी गई। और कहां लिखा गया? अनुच्छेद देखेंगे 246 में। कहा? अनुच्छेद 246 में। अगर अनुसूची की बात किया जाए, किस अनुसूची में है? अनुसूची 7वीं में। ठीक है, फिर कह रहा है 248 के अनुसार अपशिष्ट विधायी शक्तियां संघ के संसद को सौंपी गई। इसका क्या मतलब? मतलब होता क्या है दोस्तों, आपने सुना है कि इसमें जो है लगभग संघ सूची में 100 विषय हैं, इसमें लगभग 67 विषय हैं, इसमें लगभग 47 विषय हैं। अब कभी कभी कुछ विषय ऐसे आ जाते हैं जिसमें कानून बनाने के लिए ना तो राष्ट्र सूची में उल्लेख है, ना तो समवर्ती सूची में उल्लेख है, ना ही संघ सूची में उल्लेख है। तो ऐसे विषय जिनका उल्लेख 7वीं अनुसूची में नहीं है, अगर उसको कहीं लिखा जाता है, उसे कहते हैं अपशिष्ट विषय। क्या कहा जाता है? अपशिष्ट विषय। और अपशिष्ट विषय जो कोई होगा, उस पर कानून बनाने के जो अधिकार होगा किसको होगा दोस्तों? संसद को होगा। किसको होगा? संसद को होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा क्या है। फिर कह रहा है संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अंतः स्थापित नए अनुच्छेद 246 का के तहत संसद को प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल एवं सेवा कर के संबंध में विधि बनाने की शक्तियां दी गई है। ठीक है, ये किसको दी गई है? संसद को दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। साथ ही माल और सेवा के अतिरिक्त अंतरराज्यीय व्यापार की स्थिति
माल सेवा यानी जिसे हम जीएसटी कहते हैं, ध्यान देना, माल सेवा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जब जीएसटी कहते हैं, जीएसटी से कौन कानून लेकर आए थे? संसद ही लेकर आई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला अनुच्छेद है आपके सामने, वो आपकी एग्जाम बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और यहीं से प्रश्न बनते हैं। आप लोग को अगर क्वालिफाई करना है तो इसे देखना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे नहीं देख पाते हैं तो आपको आयोग के नजरिया का, आयोग के दृष्टिकोण को पता नहीं चलेगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राष्ट्र सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। यानी क्या है इसका मतलब? जो राष्ट्र सूची के विषय है इसमें संसद क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। कब बना सकती है? अगर राज्यसभा में उपस्थित जो राज्यसभा के सदस्य हैं, अगर उसमें उपस्थित कम से कम 2/3 बहुमत से अगर सदस्य ये पारित कर दें कि भाई साहब आप क्या कर सकते हैं? राष्ट्र सूची में कानून बना सकते हैं, तो संसद क्या कर सकती है? राष्ट्र सूची में कानून बना सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय हित में हो, यानी ये आपको बताना पड़ेगा भैया जो मुद्दा आया है ये राष्ट्रीय हित में है, इस दशा में क्या हम राष्ट्र सूची में कानून बना सकते हैं? तब फिर अगर अनुमति दे देती है राज्यसभा, क्या कर सकते हैं? आप कानून बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कहा गया है अनुच्छेद 250 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राष्ट्र सूची में वर्णित विषय पर बिल बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये मान लीजिए 352 के तहत क्या हो चल रहा है? आपातकाल चल रहा है, भारत क्या चल रहा है? आपातकाल चल रहा है। अब ऐसा स्थिति हो गई कि चूंकि राष्ट्र सूची जो विषय है उस पर कानून बनाना अपरिहार्य हो गया है। ठीक है, संसद क्या कर सकती है? इस पे कानून बना सकती है। संसद क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। ठीक है, आगे चलिएगा। अनुच्छेद 251 के अनुसार यदि संसद अनुच्छेद 249, 250 के अधीन बनाई गई विधियां राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों को असंगत पाई जाती है, संसद द्वारा विधि प्रभावी होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि एक ऐसा विषय है जिसपे राज्य सरकार भी कानून बनाई है और केंद्र भी कानून बनाई है। ऐसी दशा अब क्या हो? ऐसी दशा जब किसी विषय पे केंद्र भी कानून बनाई है और राज्य भी कानून बनाई है आपातकाल के दौरान, इसमें क्या संसद का कानून क्या होगा? प्रभावी होगा। क्या होगा? संसद का कानून आपका प्रभावी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की शक्ति संसद को है। यानी इसका क्या मतलब? इसका मतलब क्या है? मान ली कोई 2 राज्य हैं, कौन कौन से? यूपी और बिहार। यूपी और बिहार महोदय मिले और चले गए कहां? संसद के पास। संसद से कहते हैं महोदय आप मुझे कोई कानून बना के दे दीजिए इस विषय पर, क्योंकि बहुत जरूरी है। कैसा कानून? मान लीजिए दोनों राज्य के जो पियक्कर थे, पीएलए थे, बियर पीने वाले बहुत थे, एक दूसरे के स्थान पर आते जाते थे। अब उनको लगता है अगर हम लोग दोनों लोग कानून मिलकर बना लिया जाए तो शायद पीने वालों की संख्या कम हो जाए। इस दशा में जब संसद कानून बनाने का अनुरोध करेंगे, संसद क्या करेगी? कानून बना सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 253 के तहत संसद को किसी अन्य देश या के साथ किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, संगम, अन्य निकाय पे किए गए किसी निश्चय के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र और उसके किसी भाग को विधि बनाने की शक्ति है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए मोदी जी कहीं जाते हैं विदेश, ठीक है, वहां से संधि करके आते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में एक मान लीजिए इनोवेशन हब स्थापित करेंगे। अब आए योगी जी इसका भाई साहब ये बताइए लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए? इस योगी कह रहे नहीं हम कैसे, हम तब और योगी जी ये कहें कि आपने हमसे पूछा नहीं, कैसे कानून बना सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं? नहीं। ऐसी दशा में क्या होता है, केंद्र सरकार के पास ये अनन्य शक्ति होती है, वह क्या कर सकती है कि इस पे कानून बना सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? अब हमें देखना है प्रशासनिक संबंध के बारे में। प्रशासनिक संबंध का उल्लेख कहाँ है? भाग 12 में है। क्या लिखा है? 256 से लेकर 263 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुमान सुनिश्चित हो। इसका मतलब क्या है? इसमें यह कहा गया है कि भाई साहब आप ऐसे कानून द्वारा अपने कार्यपालिका का संचालन करेंगे जिसमें जो संसद के कानून बनाया गया है उसके अनुसार हो। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य के ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे। यानी अगर हमें ऐसा लगे कि हाँ अब इसे कानून बनाना जरूरी है, संसद क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 257 के तहत संघ सरकार को कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखने की शक्ति है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दोस्तों, अगर संघ सरकार चाहे कुछ दशाओं में क्या कर सकती है? राज्यों पर नियंत्रण भी कर सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रभावित न हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है जो आपके ये होंगे, क्या नाम है,
जो मंत्री होंगे, जो ब्यूरोक्रेसी होगा, वो उसी अनुसार कार्य करेंगे, ताकि जो केंद्र के जो ब्यूरोक्रेसी है, मंत्री हैं, उनकी कार्यशैली पे कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार के सहमत से उस सरकार या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय संबंध में कृत्यों को जिन पर संघ कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, शर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। इसका क्या मतलब है कि जो राष्ट्रपति इस सहमत के मतलब राज्य सरकार को सहमत देख, भाई साहब आप ये अधिकारियों के काम करने के लिए कहिए, जो भी शर्त जिस आधार पर कहा जाए उसी आधार पर क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। बस इतना ध्यान दीजिए, केंद्र राज्य संबंध किस आधार पर चल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 258 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमत से उस सरकार को उसके अधिकारियों के विषय में संबंधित कृत्य जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तार है, शर्त बिना सौंप सकता है। इसका मतलब कि राज्यपाल अगर ये चाहे कि जो राज्य की कार्यपालिका है उसको कोई जो कार्य है, दायित्व उसे सौंप सकता है। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कैसे आप सोच रही है तो मेरे अधिकारी ही मेरे कर्मचारी, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आगे क्या है। अनुच्छेद 262 के अनुसार संसद विधि द्वारा अंतरराज्यीय नदी या उनमें जल के प्रयोग, वितरण, नियंत्रण संबंध में विवाद, परिवाद या न्याय निर्णय के लिए उपबंध करेगी। आपने सुना होगा दोस्तों, तमाम नदी विवाद है। नदी विवाद मतलब जैसे कावेरी नदी जल विवाद है, या फिर गोदावरी नदी जल विवाद है, या फिर कृष्णा नदी जल विवाद है। ऐसे जो नदियां विवाद है कि जो कुछ स्टेट लेकर आपस में झगड़ा करते रहते हैं। अभी हाल के झगड़ा जो यमुना नदी को लेकर है, पानी को हरियाणा और दिल्ली के बीच में, ऐसी जो झगड़ाएं होती है, इनको समाधान के लिए जो एक न्यायाधिकरण का स्थापना किया जाता है, संसद का कार्य है कि उसमें न्यायाधिकरण का स्थापना करे ताकि उसकी कार्यवाही को निपटा सके। ठीक है, इसमें न्यायपालिका के हस्तक्षेप को रोक लगाया गया है, ध्यान देना है, न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं की जा कर सकती। ठीक है, अनुच्छेद 263 के अनुसार राज्य के बीच विवादों की जांच करने, उन पर सलाह देने या सभी राज्यों को अथवा संघ राज्य एक से अधिक समान हितों के लिए विषय पर अन्वेषण, उन पर विचार विमर्श, बस इतना समझिए, इतना दिमाग में नहीं लगाना, बस इतना लगिए। जो अंतरराज्यीय परिषद है, क्या अंतरराज्यीय परिषद, आपने सुना होगा अंतरराज्यीय परिषद की जो स्थापना होती है दोस्तों, यह अनुच्छेद 233 के तहत होती है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, इसी ध्यान दीजिएगा बस। आगे चलते हैं। संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से लेकर 281 तक केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य राजस्व के वितरण संबंधी प्रावधान किए गए। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे वित्तीय संबंध है कहां से कहां तक है, 268 से लेकर 281 तक। ठीक है, अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, संसद ऐसा कोई नहीं लगा सकते, बिना कानून का कोई कर आरोपित नहीं कर सकता। जब तक कोई कानून आप बनाएंगे नहीं तब तक आप कर को नहीं ले सकते जनता से। ठीक है, आगे चलते हैं। 266 के तहत भारत के संचित निधि और राज्यों की संचित निधियों का उल्लेख है, प्लस लोक लेखा का भी उल्लेख है। 266 एक तहत संचित निधि है, 266 एक तहत, 266 दो तहत क्या है, आपका लोक लेखा है। और ध्यान देना है 267 एक के अनुसार क्या है, आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि का भी प्रावधान है। और साथ ही 267 दो के अनुसार क्या है, राज्य विधानमंडल के जो है आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं। 268 तहत संघ और राज्य को उद्गृहित किए गए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित विनियोजित किए जाने वाले शुल्क का प्रावधान। इसका मतलब क्या है, ऐसे कर का प्रावधान है जो संघ द्वारा उद्गृहित किए जाते हैं किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित, उद्गृहित मतलब किया जाना करने का मतलब यह है संघ सरकार उसे लगाएगी और राज्य सरकार उसे इकट्ठा करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 269 में संघ उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, जैसे 200 अनुच्छेद का में 239 का अंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्यिक अनुक्रम, माल और सेवा जीएसटी में उल्लेख किया गया। इसका आपको पता है जो जीएसटी वाला आईजीएसटी वाला जो प्रावधान, आईजीएसटी का जो प्रावधान है इसी में किया 269A में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है, अनुच्छेद 270 में उद्गृहित कर उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण की बात करें। जो कर आप इकट्ठे किए हैं उनका संघ और राज्यों के बीच में उल्लेख मतलब बंटवारा करेंगे। 271 के में कुछ शुल्क करों के संघ और प्रयोजन के लिए अभिभार के संबंध, मतलब आप सेस का नाम सुना होगा, सेस में क्या होता है, जब सरकार सेस लगा देती है केंद्र सरकार, उस पे अधिकार केवल केंद्र का ही होता है,
राज्य का नहीं होता। ठीक, आगे क्या है, 275 के तहत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था की गई, यानी कि कुछ राज्य ऐसे होंगे जिनको संघ सरकार से क्या मिलेगा, अनुदान ही मिलेगा। अगला क्या है, संविधान के अनुच्छेद 101 नियम 216 अंतः स्थापित है क्या, 279 ए माल एवं सेवा कर में जीएसटी का प्रावधान किया गया। अगर पूछा जाए जीएसटी किस अनुच्छेद के अंतर्गत तो लिखा गया है 279 ए। आगे चलते हैं, क्या है, 280 के अनुसार क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर और पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या करेगी, एक वित्त आयोग का गठन करेगी। क्या करेगी, वित्त आयोग का गठन करेगी, और जो वित्त आयोग होगा वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष और 4 सदस्यों से मिलकर बनेगा। किसका गठन किया जाएगा, 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और जो राष्ट्रपति करेगा वो क्या हुआ, उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। आगे चलते हैं, 281 में की गई कार्यवाही स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे। इसका क्या मतलब कि राष्ट्रपति काम यह है कि जो वित्त आयोग आपको रिपोर्ट देगा उसको क्या करेगा, संसद के समक्ष रखवाएगा। आगे क्या है, केंद्र राज्य संबंधों को विचार करने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया, क्या आपने सरकारी आयोग सुना होगा, सरकारी आयोग जिसे हम कहते हैं, उसकी बात का गठन किया गया 1983 में किया गया है। साथ ही शिवरन और आर.एस.आर. सेन क्या है, इसके 2 सदस्य थे। ठीक है, आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थे, और केंद्र राज्य संबंधों में अगली जो रिपोर्ट समिति बनी है, राजमन्नार समिति बनी है कब, 1969 में। पूंछी आयोग बना है 2007 में। ठीक है, ये कुछ मतलब समितियां बनी हैं जो बार बार आपसे एग्जाम पूछी जाती रही हैं। अब देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत के केंद्र राज्य संबंध के प्रभावित होते हैं, किसके द्वारा प्रभावित होते हैं, संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंदर विरोधों से, या हुक्म चलाने की इच्छा से। आप बताइए किसमें होता है दोस्तों, इसमें चारों से होता है, चारों से होता है। अगर हुक्म चलाने की इच्छा से क्या मतलब है, मान लीजिए कभी कभी होता है जो राज्य सरकारें होती है वो केंद्र की बातें नहीं मानती, जैसे 1917 की जो होता था, क्या होता तब क्या होता था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। क्या है ये, राजनीतिक विरोध ही तो है, हुक्म चलाने की इच्छा तो है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कौन सा, केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते किस पे, संवैधानिक प्रावधान पर बिल्कुल, परंपराओं पर बिल्कुल, न्यायिक व्याख्याओं पर बिल्कुल, ये भी सही है आपका। उसके बाद क्या है आपका, बातचीत करने के यंत्र विन्यास से, बिल्कुल इन चारों से क्या है, केंद्र राज्य संबंध क्या है आपका, प्रभावित होता है। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न है, एक संघीय राज्य व्यवस्था सम्मिलित है क्या, केंद्र राज्य संबंध के बीच में, राज्यों के मध्य संबंध के बीच में, और समन्वय के तंत्र के रूप में विवादों को सुलझाने के लिए। बिल्कुल ये सभी जो होते हैं एक संघीय राज्य की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, क्या है, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंधों के विषय में किस प्रसंग को म्युनिसिपल शब्द कहा गया है। अब बताइएगा किस शब्द को म्युनिसिपल शब्द कहा गया है। ऑप्शन क्या है, विधायन क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, वित्तीय मामले में, या राज्य के केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, या फिर प्रशासनिक क्षेत्र के संबंध में, या फिर योजना प्रक्रम के राज्य केंद्र के नियंत्रण में। इसमें होता है दोस्तों योजना प्रक्रम के राज्य पर केंद्र के नियंत्रण पर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लीजिए। म्युनिसिपल संबंध का आशय है सरकार की सभी स्तरों पर केंद्र और राज्यों के स्थानीय पे आपसी भागीदारी और परस्पर सहयोग से। इसका मतलब क्या है कि जब चाहे स्थानीय स्तर की बात की जाए, चाहे राज्य स्तर की बात की जाए, या फिर चाहे सरकार स्तर की बात, केंद्र स्तर की बात की जाए, वहां क्या होगा, सभी एक दूसरे के सहयोग से बात करते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद स्थानीय विकास के लिए योजना निर्माण, वित्तीय स्वायत्ता, संसाधन संग्रह, प्रबंधन केंद्र राज्य के स्थानीय निकायों की सुनिश्चित भागीदारी की गई है। ठीक है, इसमें योजना निर्माण राज्यों के केंद्र का नियंत्रण और अत्यंत भी सीमित है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है क्या, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था के संसाधनों का केंद्र और राज्यों को वित्तीय मतलब आवंटन किया जाता है। वर्तमान में कौन सा संसाधन आवंटन का एक माध्यम नहीं है। ठीक है, क्या है ऑप्शन आपके सामने, सहयोग, अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, गडगिल सूत्र योजना और कर का सहभाग। इसमें दोस्तों गडगिल जो सूत्र योजना है इसके अंतर्गत नहीं है।
ठीक है, आगे चलते हैं। क्या इसमें गडकरी सूत्र योजना के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए राज्यों को स्थानांतरण पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में किया जाता था। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं समाप्त होने के साथ ही गडकरी योजना के जो अनुदान आधारित आवंटन माध्यम है यह समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के किस संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य संबंध के विधायी संबंध है? अभी जस्ट देखा भाग 11 में, किसमें? भाग 11 में। तो भाग 12 में क्या है? भाग 12 में दोस्तों वित्तीय संबंध। क्या है? वित्तीय संबंध। ठीक है, आगे चलते हैं। भाग 10 में क्या है? भाग 10 में जनजातीय क्षेत्र है। क्या है? जनजातीय क्षेत्र है। भाग 13 में क्या है? आप इसे कमेंट करके दिखाइएगा। ठीक, इसमें हम बता दे रहा हूं वाणिज्यिक और व्यापार है, व्यापार संबंधी जो प्रावधान है इसमें भाग 13 में है। ठीक है, आगे चलते हैं। वही चीज इसमें दे रखा है। आगे चलते हैं। क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियों का प्रस्तुत करता है। ठीक है, ठीक है। निम्न में से कौन सा 2 अनुच्छेद शक्तियों का वितरण विनियमित करते हैं? ध्यान देना है दोस्तों, जो शक्तियों को राष्ट्र सूची तीनों उल्लेख किया गया किसमें? 246 और 245 में। ठीक है, ये क्या है आपका अनुच्छेद 246 और 45 में। क्या है देख लीजिएगा, बड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन है, एक बार देख लेते हैं। क्या? पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन, 5वीं अनुच्छेद संविधान प्रारंभ की नागरिकता और 56 में क्या है आपका 57 में राष्ट्रपति की पदावधि है। ठीक है, 41-42 में क्या है उच्च न्यायालय की शक्तियों का बारे में बंद किया गया है। कह रहे कि 45 में 245 में क्या है संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों का विस्तार की बात करता है। 246 में क्या है दोस्तों, अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर देखा था, राष्ट्र सूची यानी जिस संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। ठीक है, इस प्रकार 245 अनुच्छेद 246 के केंद्र राज्य मध्य को विधायी शक्तियों का वितरण को विनियमित करता है। आगे क्या है? केंद्र राज्य संबंध अनुसूची किसमें है दोस्तों? इसमें 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में आपकी 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं, केंद्र सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से वही प्रश्न है, कौन सा 7वीं अनुसूची है? आगे है वे विषय जिन पर केंद्र और राज्यों सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं दोस्तों, कौन से है? समवर्ती। समवर्ती सूची में आपने पढ़ा है क्या केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवेक्षों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? किसके हैं दोस्तों? कि केंद्र सरकार को, केवल राज्य सरकार को, दोनों को, या स्थानीय? किसमें ध्यान देना? दोनों को। स्थानीय निकाय कोई मतलब ही नहीं होता, विधि निर्माण करने में स्थानीय निकाय का कोई भी योगदान नहीं होता, इसे ध्यान देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्या भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित है? मतलब किसमें अवशिष्ट शक्ति है दोस्तों? संसद को। अभी जस्ट हम लोग जब एक्सप्लेनेशन देख रहे थे उसमें 248 में देखा था कि ऐसे विषय जिनका उल्लेख न तो राष्ट्र सूची में है, न तो राष्ट्र सूची में है, न तो समवर्ती सूची में है, न ही संघ सूची में। अगर ऐसे विषय पर कोई कानून बनाना है, इसमें जो कानून बना सकते किसको है? संसद को है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है भारतीय संविधान के अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसको दिया गया है दोस्तों? यह दिया गया है किसको? संघीय सरकार को या संसद को। संघीय सरकार या संसद को। लिखा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 से संबंधित किसमें? इसमें यह कहा गया है कि राज्य सूची पे अगर 2/3 बहुमत से, राज्य सूची पे अगर 2/3 बहुमत से संसद राज्यसभा पारित कर देती है, भाई सभा कानून बना सकते हैं। संसद जो कानून बनाने की शक्ति है वही संबंधित है। ऑप्शन क्या है आपका? डी आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? अनुच्छेद 249 खंड 1 तहत अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस अवधि तक के लिए प्रयुक्त नहीं रहेगा? ध्यान देना है दोस्तों, 1 वर्ष के बाद अगर ये क्या है संबंध, मतलब 1 वर्ष जब कोई कानून बनाएगा एक बार तो वह केवल 1 साल तक ही रहेगा, उसके बाद क्या होगा? वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। फिर क्या करे? फिर संसद क्या करे? 1 साल के बाद फिर उसे बढ़ा सकती है। ऐसा नहीं कि समाप्त हो जाएगा, उसको फिर से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, राज्यसभा में एक्सप्लेनेशन शुरुआत में ही कर चुका हूं, मैं कोशिश कर चुका हूं जितना हो सकता है ना एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप एक बार देखिए वीडियो और आपको पूरा याद हो जाए। ठीक है, जहां मुझे एक्सप्लेन करना चाहेगा होगा तो मैं देखूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, राज्यसभा द्वारा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित के निमित्त अधिकार दिया जाता है
प्रवृत्त होगा। किसके लिए? 1 वर्ष के लिए। किसके लिए? 1 वर्ष, अधिक नहीं। अगर फिर से आवश्यकता होगी तो क्या होगा? दोबारा इसमें फिर से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के संविधान अंतरराज्यीय परिषद की संबंध का प्रावधान करता है? ये दोस्तों 263 तहत क्या होता है? राष्ट्रपति के अधिकार है। जिसको किसको दोस्तों? राष्ट्रपति महोदय के अधिकार होता है वह क्या करें कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन करें। जो अंतरराज्यीय परिषद होता है दोस्तों, यह जो शुरुआत में गठन किया गया था 1990 में किया गया था। इसके जो सिफारिश की गई थी सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर सर्वप्रथम यह गठन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं दोस्तों, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के सीएम और कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देख लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, जरूरी है क्योंकि बार बार यहां से प्रश्न बनता है। अनुच्छेद 263 में केंद्र और राज्यों के संबंध बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतरराज्यीय परिषद स्थापन करने की शक्ति प्रदान की गई है। मैंने कहा ना, जो अंतरराज्यीय परिषद होता है इसकी स्थापना किसके पास है? आपके राष्ट्रपति महोदय के पास है। यदि उससे यह प्रतीत हो कि उसकी स्थापना लोकहित के सिद्ध होगी, यदि जब ऐसा लगे कि हाँ भाई साहब ऐसे लोकहित में जरूरी है ऐसे स्थापना करना, क्या हो सकता है? ऐसे स्थापना किया जा सकता है। ठीक है। राज्यों के बीच विवादों को जांच करने, उन पर सलाह देने और कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ या एक से अधिक राज्यों के बीच अगर सामान्य हित से संबंधित विषयों का अन्वेषण, उन पर विचार करने या ऐसे विषय जिन पर सिफारिश करने के लिए विशेष रूप से उस विषय पर संबंधित रीत की कार्यवाही, बस इतना ध्यान दीजिएगा, ऐसे कोई विषय हो तो उसमें क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं? अंतरराज्यीय परिषद का स्थापना कर सकते हैं। इसके जो अध्यक्ष होगा, ध्यान देना है, आपका प्रधानमंत्री होगा, सभी कैबिनेट मिनिस्ट्री इसमें लगभग होते हैं और सभी राज्यों के सीएम होते हैं। जहाँ केंद्र शासित प्रदेश है तो उसका अगर सीएम है तो वहां सीएम रहेगा, नहीं तो वहां के गवर्नर या उपराज्यपाल रहेंगे। ठीक है। 1990 में सर्वप्रथम पहली बार इसे गठित किया गया था। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? 19 और कब की गई? 19 की ही सर्वप्रथम। और किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 263 के तहत की गई है। कौन करता है? आपके राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अध्यक्ष कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत है संविधान है। क्यों दोस्तों? 263 में इसका उल्लेख है। क्यों है? 263 में इसका क्या है? उल्लेख है। आगे चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद के गठन के लिए अधिकृत है? कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति क्या करते हैं? अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। लिखा है, अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों के बीच सहयोग समन्वय प्राप्त करने के लिए संस्थाओं में कौन सी संविधानेतर संस्था और विधियेतर संस्थाएं हैं? ध्यान देना होता है। तो संविधानेतर संस्था का मतलब यह होगा जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। ध्यान देना, अंतरराज्यीय परिषद है दोस्तों, इसका उल्लेख कहाँ है? 263 में। 263 संविधान में जहां चौथा ऑप्शन हो वहां काट दीजिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब राष्ट्रपाल सम्मेलन, बिल्कुल। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना दोस्तों 1956 के जो नहीं राष्ट्रीय इसका स्थापना 1953 में हो रहा है। और जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, इसका जो 7वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके सिफारिश का आधार हुआ है। ठीक है, इसमें कौन होगा? 1953 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों सही होगा। देखिएगा, क्षेत्रीय परिषद का सृजन कैसे हुआ है? संविधान के संसदीय कानून के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा। 1956 में संसद के अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषद उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी का गठन किया गया था। ठीक है। 1971 में पूर्वोत्तर परिषद की भी राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है। और 1972 में उत्तर पूर्वी परिषद की भी स्थापना की गई थी। और ध्यान देना, इसके जो मंत्री होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और प्लस उस क्षेत्र के जो सीएम होते हैं इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं? बताइएगा। यह एक संवैधानिक संस्था है। नहीं दोस्तों, ये नहीं पूछे, संवैधानिक संस्था नहीं, बल्कि इसे अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया। क्या किया गया है? अधिनियम द्वारा स्थापित किया। यही ऑप्शन आपका गलत है। बाकी आपको आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस पढ़िए आगे। ठीक है, 10 देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन अगर हमने देख लिया है, फिर से एक बार देख लीजिए। क्या क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। ठीक है। 5 क्षेत्रीय परिषद के गठन राज्यों के बीच अंतर राज्यीय सहयोग समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तहत किया गया था।
ध्यान देना, जो फजल अली आयोग गठित किया गया थे 1953 में, जिसके रिपोर्ट के आधार पर 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उन्हीं की सिफारिश पे इसको पारित किया गया था। ठीक है, चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद शामिल है। ध्यान देना, चंडीगढ़ राज्य तो नहीं है, फिर भी इसे शामिल किया गया। ठीक, आगे चलते हैं। और फिर कह रहे हैं इसके अतिरिक्त दिल्ली, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पांडुचेरी राज क्षेत्र होते हुए भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए हैं। अगर आपसे कभी घुमाने का प्रश्न करे क्या ये शामिल है कि नहीं है, तो उसमें ध्यान देना ये है। ठीक है, भारत में क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? क्या है? परिषद, क्षेत्रीय परिषद की बात कर रहे, ध्यान देना है, अंतरराज्यीय परिषद दिमाग में ना रहे। कह रहा है परिषद भारतीय संघ व्यवस्था उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करते। बिल्कुल, उपसंघीय का मतलब ये छोटे छोटे क्षेत्र को बांटकर एक सम्मेलन करना। ठीक है, परिषद भारतीय संघ की व्यवस्था के राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण की मार्ग प्रशस्त करती। बिल्कुल, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। झारखंड स्वायत्त परिषद की स्थापना कब हो रही? अब बताइएगा, झारखंड स्वायत्त परिषद की स्थापना कब हो रही दोस्तों? इसमें हो रही 1995 में। कब हो रही है? 1995 में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या है? अंतरराज्यीय पानी के झगड़े के में केंद्र संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में किए है। बिल्कुल सही है। अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, ये भी सही है। नदी बोर्ड 1970, ये भी सही है। अच्छा, राष्ट्रीय जल नीति 1987, यही आपका, ये भी सही है। और गलत क्या है? नदी बोर्ड ये 1956 का है। नदी बोर्ड जो आया था 1956 का है। बाकी क्या है आपका सुमिलित है। ठीक है, आगे चलते हैं। सरकारी आयोग निम्नलिखित किसके समीक्षा हेतु आया था दोस्तों? यह केंद्र राज्य संबंध के विचार के लिए आया था। कब आया था? केंद्र राज्य संबंध के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? देखिए प्रश्न, केंद्र राज्य के संबंधों को विचार करने के लिए, उनके सुदृढ़ करने के लिए, सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। सी.वी. रमन और आर.एस. सेन इनके 2 सदस्य थे। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और 1600 पृष्ठों पर अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपी दी थी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सरकारी आयोग के सदस्य है? इसमें ध्यान देना दोस्तों, डॉक्टर आर.एस. सेन। कौन थे? डॉक्टर आर.एस. सेन थे। ठीक है, आगे चलते हैं। और कौन था? एक थे आपके बी शिवरमन, एक थे बी शिवरमन थे। ठीक है, यही 2 सदस्य थे इसके। ठीक, आगे चलते हैं। लिखा है किस वर्ष सरकारी आयोग ने केंद्र और राज्य के संबंधों में परिवर्तन पर संतुष्टि अधिकार दिया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? इसका प्रतिवेदन दोस्तों 1989 में आया था। कब? 1989 में आया था। ठीक है, अभी देखिएगा 1988 या 1989 में आया था। ठीक, इसमें ऑप्शन ये आपका गलत है। सरकारी आयोग की सिफारिश के संबंध है, किससे संबंधित है दोस्तों? सरकारी आयोग आपका केंद्र संबंध के बारे में। किसके? केंद्र संबंध के बारे में। आगे चलते हैं। आगे आपके सामने कुछ कोड दिया गया, आपको विचार करना है कौन सा कथन इसमें सही है। क्या है? सरकारी आयोग, मतलब विचार ये करना है, कौन कथन कार्ड के बारे में विचार करना है, कौन सा कथन कार्ड सही है आपका। क्या है? सरकारी कमीशन की सिफारिश के अनुसार 356 प्रयोग कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो होना ही था। जिन राजनीतिक दलों में केंद्र में सरकार बनाई है उन्हें अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं सही, आप बताइएगा। इसमें दोस्तों बिल्कुल, आप अक्सर ये पहले की 10 साल, हालांकि करीब 10 सालों से देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन पहले की जो सरकारें होती थी लगभग 1970 से लेकर 1990 तक की जो सरकारें बनी है, वो क्या करती थी, अक्सर जब केंद्र में आती थी तो राज्यों को उलट देती थी, या कभी कभी राष्ट्रपति शासन जबरदस्ती लगा देती थी, ऐसा होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। देख लीजिए, केंद्र राज्य संबंध को विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया। सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिश में 356 कम से कम प्रयोग करने के लिए कहा था। भाई से कम से कम प्रयोग करिए इसका। ठीक है, कई बार 356 केंद्र राज्य सत्तारूढ़ दलों द्वारा उपयोग भी किया गया है। यानी जरूरी नहीं कि 356 का आधार क्या है, संवैधानिक स्थिति दिया गया है, इसे संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। जब राज्य सरकार संविधान के उपबंधों का अधीन न चले, चल रही या न चल रही इसकी परिभाषा नहीं दिया गया ना संविधान में, इसीलिए कभी कभी इसका दुरुपयोग भी किया जाता था। क्या है आगे?
किस आयोग ने अस्थायी अंतरराज्यीय परिषद अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है स्थापना की बात की थी? सरकारी आयोग। शुरुआत में हमने देखा था सरकारी आयोग ने ऐसी बात कही थी। आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन से आयोग की समिति की सिफारिश के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई? दोस्तों क्या है? सरकारी आयोग। किसके आधार पर? सरकारी आयोग से बहुत प्रश्न हो गए। आगे चलते हैं। क्या है? केंद्र राज्य संबंधों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? बढ़ती हुई क्या है? केंद्र राज्य संबंध के पुनः विचार की मांगे बढ़ती रही हैं। अच्छा, बिल्कुल। केंद्र के पास विकास के कार्यों का पर्याप्त साधन नहीं है और ऊपर दिए वक्तव्यों में से कौन सा सही? आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से सही है, कौन सा नहीं सही? इसमें दोस्तों दोनों ही सही है, दोनों ही सही है और इस पर व्याख्या की जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न? देखिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लीजिएगा। भारतीय संघ में केंद्र की स्थिति भूमिका शक्तिशाली है तथा संबंध राज्यों के केंद्र के वर्चस्व का है। यद्यपि वित्तीय संबंधों के बंटवारा दोनों के मध्य किया गया है, किंतु वित्तीय स्रोतों का आवंटन केंद्र के पक्ष में अधिक रहा है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है और यही कारण रहा है कि केंद्र राज्य संबंध बार बार पुनर्विचार की बात की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपको कहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। इसमें क्या है? राज्य और कथन कारण में दिया गया है कौन एक्सप्लेन करता है, कौन सा एक्सप्लेन नहीं करता है। क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद कानूनों राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु करता है। फिर आगे क्या है? अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को अवश्य निर्देश दे सकती है। इसमें आपका ध्यान देना है दोनों ही स्टेटमेंट सही है और दोनों ही क्या करते हैं? आपकी एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा संविधान का अनुच्छेद 256 में स्पष्ट करता है क्या? प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियां ऐसी विधिमान जो राज्य के कानून में लागू हो उससे असंगत ना हो। ध्यान देना है, कभी भी राज्य सरकार ऐसे कानून नहीं बना सकती जिससे कि अन्य विधियां का उल्लंघित हो रही हो। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहा ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू हो अनुपालन सुनिश्चित रहे। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य के ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में किसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया गया हो कि जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति कोई अड़चन ना हो। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा 257 किसमें है? 257 में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? भारतीय संविधान में कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को उल्लेख करता है? दोस्तों भाग 12। भाग 12 में क्या है? वित्तीय संबंध है। भाग 11 में क्या है? प्रशासनिक संबंध है। क्या है? प्रशासनिक संबंध है। भाग 13 में क्या है? यहाँ वाणिज्य और व्यापार है, व्यापार से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, भाग 10 में क्या है? जनजाति प्रावधान है। ठीक है, इस प्रकार का प्रावधान आपके संविधान में लिखे गए हैं। ठीक है, ये अनुसूचित जात, संघराज संबंध, वित्तीय और 13 में क्या है? व्यापार और वाणिज्य संबंधित प्रावधान। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है किस कहां की गई दोस्तों? अनुच्छेद 268 से लेकर 281 तक। कहां? 268 से लेकर 281 तक। अगला प्रश्न क्या है? देखिएगा भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया गया एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे के बीच वितरित कर दिया जाता है? अनुच्छेद 270 में कहा गया। कहां कही गया है? अनुच्छेद 270 में। क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 270 के तहत प्रावधानित है कि संघ की सूची में निर्दिष्ट सभी कर शुल्क अनुच्छेद 268, 269 और 269 का में निर्दिष्ट करों शुल्कों को छोड़कर भारत सरकार द्वारा लगाए गए एकत्र किए गए संघों में वितरित कर दिए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में वित्तीय सौदों को स्टाम्प शुल्क के बारे में देखना है। क्या है? राज्य सरकार द्वारा लगाया गया वसूला गया जाता है, विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। आप बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपको सही है? इसमें जो वित्तीय शुल्क है किसमें? दोनों ही आपका गलत है। इसमें क्या है? इसमें अनुच्छेद 268 के अनुसार ऐसे स्टाम्प शुल्क जो संघ में वर्णित या सूची में 91 में प्रविष्ट हैं वित्तीय सौदे पर स्टाम्प शुल्क के द्वारा उद्गृहित और लगाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्या है, छोटे छोटे प्रश्न देख लीजिए जल्दी से, क्योंकि जो मेन मेन प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। ठीक, देखिए इसमें भारत में शेयर बाजार, फ्यूचर्स बाजार, लेन देन कर के बारे में विचार करना है। क्या है, संघ सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। नहीं, शेयर बाजार दोस्तों जो है ये संघ सूची का विषय है और यह केवल संघ सरकार द्वारा ही लगाए जाते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका गलत है। ठीक है, देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन। संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, प्रश्नानुसार शेयर बाजार जो है, फ्यूचर मार्केट जो लेन देन की बात है, ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, और संघ सरकार द्वारा यह लगाया भी जाता है और उद्ग्रहित भी किया जाता है। ठीक है, और एकत्रित भी कौन करता है, संघ सरकार ही करती है। आगे चलते हैं। भारत में कर निर्दिष्ट और संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया गया और वसूला जाता है। दोस्तों यह है भू राजस्व। जो भू राजस्व होता है ये राज्य सूची का विषय है और इसीलिए क्या है, पूरा इस पे क्या है, पूरा अधिकार क्या है वो राज्य सरकार का ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है, क्या संविधान के अंतर्गत भारत संघ के राज्य विदेश ऋणों से लेन देन की शक्तियां रखते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मतलब क्या, अगले क्या है देखिएगा, राज्य सरकारों को कृषि आय पर कर कौन सा उद्देश्य करता है? दोस्तों भारत का संविधान, यानी कि ये मतलब कहाँ लिखा गया है कि आप कृषि पे कर लगा सकते हैं, कहाँ है ये, 274 में लिखा गया है। कहाँ पे लिखा है, 274 में कृषि आय कर पर या ऐसे कराधान जिससे राज्य हितबद्ध है, ऐसे हित प्रावधान किए गए हैं। केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय। अगर केंद्र राज्य के बीच कोई भी समस्या है, कौन इसका देखेगा? आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, कहा किसके तहत होता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद है 131, जिसमें कहा गया आरंभिक अधिकारता। आरंभिक अधिकारता आप सुना होगा, आरंभिक अधिकारता हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट वाले टॉपिक में, उसी के तहत ये काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिख रहा है, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देयपूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? दोस्तों ये कौन सा, व्यापार, व्यवसाय और वित्तीय कर। ठीक है, इसमें संविधान द्वारा सीमित कर दिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार व्यवसाय स्वतंत्रता प्रदान की गई? दोस्तों कौन सा है? 301 में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हमारा टॉपिक का आपात उपबंध। आपात उपबंध दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारा चैनल है कौन सा, अमोघ क्लासेज है। आप वहां जाके आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। वहां मैं क्या कर सकता, बहुत से जीएस के जो फैक्ट है जो आपको नहीं तैयार होते हैं, विभिन्न एग्जाम की जो तैयारियां हैं उसको कराई जा रही है, पूरी टीम लगी हुई है, उसको मेहनत कर रही है। आप उसे ज्वाइन करके अपना लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।